नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सेहत। मैं हूं आपके साथ सोनल और हमेशा की तरह एक नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं आपके लिए। एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद आपने बहुत कम सुना हुआ। दरअसल इसे कहते हैं हाइडेटेड डिजीज़। इस बारे में आज सेहत में बात करेंगे, तो शुरू करते हैं आज का सेहत। तो हाइडेटेड इस रोग के बारे में जानेंगे। डिजीज़ क्या होती है। ये मुख्य रूप से लिवर और फेफड़ों में होती है। कुछ मामलों में ये मस्तिष्क और दूसरे अंगों को भी प्रभावित कर सकती है। सेहत में आज हम इसी खास डिजीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हार्ट, चेस्ट एंड वस्कुलर सर्जन डॉक्टर कृष्णकांत साहू जी। डॉक्टर, बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। नमस्कार। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले सवाल तो हम डिज़ीज़ के बारे में ही आपसे पूछना चाहेंगे कि हाइडेटेड डिजीज़ ये क्या है और इसे ये क्यों कहा जाता है। ये हाइडेटेड डिजीज़ एक कृमि से होता है, सामान्य भाषा में जिसको हम लोग कृमि बोलते हैं ना, उससे होता है। और ये कृमि बेसिकली ये कुत्तों से फैलता है। कुत्तों से, जब ये कुत्ते भी डायरेक्ट जो इन्फेक्टेड भेड़ और बकरी को खाने से होते हैं। ये एक्चुअली जो कृमि है जिसको बोलते हैं इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस, एक कृमि का नाम है। 3 से 5 मिलीमीटर इसकी साइज़ होती है। और बेसिकली ये जो साइकिल चलता है कंप्लीट, इसका साइकिल भेड़ और कुत्ते के बीच में ही चलते रहता है कंटिन्यूस। इसमें जो मनुष्य जो इन्फेक्ट होता है वो एक्सीडेंटली होता है। वो एक्सीडेंटली इसलिए होता है कि जब कुत्ते के अंदर जब लाइफ साइकिल चलता है इस इकाइनोकोकस का, तब ये जो अंडे देते हैं, जो एडल्ट वार्म होते हैं, वो कुत्ते के इंटेस्टाइन में चिपके रहते हैं कंटिन्यूस। ये एक श्रेड करते रहते हैं। और जब भी ये हम इस इन्फेक्टेड कुत्ते के संपर्क में आते हैं, अब संपर्क में कैसे आएंगे? या तो कुत्ते के साथ ज़्यादा खेलते हुए, क्योंकि बच्चे लोग हैं खेलते रहते हैं, और जो मल है सूखने के बाद धूल में मिक्स हो जाता है। वो जो धूल में मिक्स होने के बाद या तो हम गंदे हाथों से खाना खाते हैं, या फिर हम गंदे पानी पीते हैं, या फिर जब कुत्ते के साथ एक साथ रहते हैं, कई घर में ऐसा होता है कि कुत्ते के साथ खेलते रहते हैं, तो उस समय ये एक जरा भी मुंह के अंदर गया मनुष्य के, तो वहाँ पे जाके ये इन्फेक्ट करता है। इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये सीधा लीवर में जाता है पोर्टल वेन के थ्रू। लीवर एक सबसे बहुत बड़ा ऑर्गन है फिल्ट्रेशन का। सबसे ज़्यादा यहीं पे जो साइनोसाइड्स होते हैं वहीं पे जाके वर्म वहीं पे जो है वहाँ पे फंस जाते हैं, वहीं पे ग्रो करना चालू करते हैं। यदि वहाँ ना फंस के लीवर से निकल के फिर अगला इसका टारगेट होता है लंग्स। यदि लंग्स में भी नहीं फंसे, इसलिए सबसे ज़्यादा पाया जाता है लीवर में। 60 to 70% केसेज जो हाइडेटेड सिस्ट के होते हैं वो लीवर में होते हैं। उसके बाद लंग्स में होते हैं 15 से 20%। यदि यहाँ भी वो जो हाइडेटेड सिस्ट का जो वो एग है वो वहाँ नहीं फंस पाता, तो ब्रेन में जाएगा, या तो हार्ट में भी। हम एक ऐसे भी केस देखे जिसको हार्ट के मसल में हाइडेटेड सिस्ट हुआ था, उसको भी सक्सेसफुली ऑपरेट किया गया था। ये होता है हाइडेटेड सिस्ट। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, वो तो हमने देखा कि 23 साल की महिला थी जिसका आपकी टीम ने सफलतापूर्वक सर्जरी उसकी की है, और इसके लिए आपको बधाई भी। थैंक यू। और वाकई में इस तरह के डिजीज़ के बारे में बहुत कम बात होती है दरअसल। लेकिन अभी तो जो है अपने पेट्स को रखने का बहुत शौक है लोगों को, लेकिन उससे कितनी बड़ी समस्या हो सकती है एक उसका ताज़ा उदाहरण है। जैसे अभी आपने बताया दर्शकों, हम भी आपको बता दें कि यदि आप अपने डॉग के पिछले हिस्से को ज़्यादा सहलाते हैं, यानी उसके पूंछ, उसके आसपास, चूँकि वो कहीं भी बैठता है गंदगी में, और ऐसी स्थिति में यदि आप बिना हाथ धोए या किसी तरह यदि आपके जो घर में खाना बन रहा है या खाना खा रहे हैं उसमें उसके बाल चले जाते हैं, या जैसे भी डॉक्टर साहब ने बताया कि संक्रमण बड़ी आसानी से फैल जाता है, इसलिए घर में पेट रखें तो वो शौक आप ज़रूर करें, लेकिन उसमें कितने एहतियात बरतते हैं इसका भी ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और डॉक्टर साहब, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि कैसे शुरुआत होती है, कैसे पता चलता है कि अब, क्योंकि ये जो आपने अभी ऑपरेशन किया है इसमें उनको लगभग 8-10 महीने से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो आमतौर पे हम ये समझते हैं कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है यानी अस्थमा होगा, लेकिन वो तो इसकी शिकार थी, हाइडेटेड डिजीज़ की शिकार थी। तो लक्षण थोड़ा सा हमारे दर्शकों के साथ साझा करेंगे कि यदि ऐसा कुछ है तो आप सतर्क हो जाएं। बिल्कुल। और ख़ासतौर पर यदि पेट है आपके यहाँ तो। हाँ, इसके लक्षण, सबसे पहले बात तो ये है कि ये किस अंग को अफेक्ट कर रहा है, इस पर डिपेंड करता है इसका लक्षण। सामान्यतः लीवर को अफेक्ट करता है, लीवर और फेफड़े को। छोटी साइज यदि होती है लीवर में तो ये पता ही नहीं चलता बहुत दिनों तक। जब ये धीरे धीरे साइज बढ़ना चालू होता है तो ये प्रेशर इफेक्ट देता है। प्रेशर इफेक्ट के कारण पेट में जहाँ लीवर का जो भाग होता है वहाँ पे दर्द होना चालू हो जाता है, राइट भाग में पसली के नीचे। ये होता है जब
जो सिस्ट है लीवर में हो। यदि ये फेफड़े में गया हो तो शुरुआत में इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती, सांस फूलना कोई पता ही नहीं चलता। इसलिए ये बीमारी अधिकांशतः हमने देखा है कि बहुत ही एक्सट्रीम जब पहुंच जाती है स्टेज में तब पता चलता है। और जैसे फेफड़े में हो गया तो कई बार ऐसा लगता है कि धीरे धीरे जब एक्सट्रीम में जाएगा तब धीरे धीरे सांस फूलना चालू होता है। कई बार ऐसा होता है कि जब खांस रहे तो अचानक नमकीन पानी निकलना चालू हो जाता है मुंह से। कई बार होता है क्योंकि अंदर ही अंदर सिस्ट फूट जाता है, तब ये भी एक लक्षण है उसके, सांस फूलना। यदि मस्तिष्क में है यदि ये सिस्ट तो मस्तिष्क लगता है कई बार झटके आएंगे, उसको इपिलेप्सी के दौरे आएंगे या फिर सिर दर्द होगा। या हार्ट में है तो हार्ट की रिदम गड़बड़ाएगी और हार्ट का जो पंपिंग एक्शन है वो चेंज हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपके ये सिस्ट कहाँ पे बना हुआ है। जी, सिस्ट आपने बताया कि ज़्यादा जो चांसेस रहते हैं वो लिवर में रहते हैं, लंग्स में रहते हैं। इसके अलावा क्या मस्तिष्क और आंतों तक भी ये पहुंच सकता है यदि ये बढ़ जाए तो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये डिपेंड करता है कि सबसे पहली बात इंटेस्टाइन से पहला कांटेक्ट लीवर का ही होता है इसका। तो लीवर में अधिकांशतः वहीं पे फंस जाती है। वहाँ नहीं फंसने के कारण, यदि नहीं फंसती तो फेफड़े में, यदि फेफड़े में नहीं फंसती तो फिर ये मस्तिष्क या फिर हार्ट में चले जाता है या फिर लीवर इंटेस्टाइन में भी चले जाता है। जी, मस्तिष्क और आंत में जब ये जाता है तो फिर तो ये और भी डेंजरस हो जाता होगा डॉक्टर साहब। तो फिर इसको मतलब ये जैसे आपने कुछ सिम्टम्स बताए हैं कि यदि आपको नमकीन पानी मुंह से निकल रहा है तो आपको तुरंत जाना चाहिए, क्योंकि अंदर सिस्ट बन जाते हैं कई सारे गुब्बारे की शक्ल में, तो आपको ये ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। लेकिन इसके अलावा किस या कहें कहाँ तक पहुँचने के बाद ये लाइलाज बीमारी हो जाती है, कितने वक्त के बाद? वैसे तो हाइड्रेटिस सिस्ट को लाइलाज बीमारी में नहीं आता। पहली बात यह है कि यदि ये बहुत प्रारंभ में पता चल जाए तो इवन ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सिंपल सा जो अपना एंटी हेलमेंथिक जो टैबलेट है उससे इससे आराम मिल जाता है अधिकांश केसों में। यदि छोटे केस हैं, छोटे सिस्ट हैं तो ठीक हो जाता है। जब ये सिस्ट बड़ा हो जाता है, जैसे कि लीवर में सबसे बड़े सिस्ट इसके होते हैं लीवर में और लंग्स में, तो लीवर में हमको ऑपरेशन करना पड़ जाता है यदि बड़ा है तो। फेफड़े में भी ऑपरेशन करना पड़ जाता है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि लीवर का कुछ भाग काटना पड़ जाता है इस बीमारी के कारण। और इवन हमारे जो मेडिकल कॉलेज के जो एसआई है, एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट, वहाँ पे कम से कम 15 से 20 ऐसे केस हो चुके हैं जो कुत्ते से हाइड्रेटिस सिस्ट फैलने वाले, कि उसमें सभी को सर्जरी करनी पड़ी है, क्योंकि हमारे पास जो सर्जिकल डिपार्टमेंट आते हैं वो इसी स्टेज में ही आते हैं। और ये है कि इससे घबराने की बात नहीं है, इसका इलाज बहुत ही सटीक है और लगभग सभी लोग ठीक हो जाते हैं यदि एहतियात बरतते हैं तो एहतियात बरतते हैं तो ठीक हो जाते हैं। लेकिन आपको पहले ये एहतियात बरतना चाहिए कि चूंकि ये एक विशेष तरह का पैरासाइट होता है जिससे गंभीर संक्रमण हो सकता है। यानी पेट के पास या कोई भी जंगली जानवर या स्ट्रीट डॉग्स या कोई भी, यदि आप उनको खिलाने के शौक़ रखते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, सहलाते हैं, सब कुछ कीजिए, लेकिन उसके बाद अच्छे से हाथ धोइए और वो भी बेहद एहतियातन आपको करना होगा, क्योंकि ये गंभीर रोग है। खासतौर पे मुझे लगता है डॉक्टर साहब भारत और दक्षिण एशिया में शायद ये ज़्यादा देखने को मिलता है इस तरह का रोग। जहाँ पे भेड़ों का पालन सबसे ज़्यादा होता है वहाँ पे बीमारी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। भारत में, साउथ एशिया में, साउथ अमेरिका में, यहाँ बहुत ज़्यादा ही है जी। इसका इलाज डॉक्टर साहब किस तरह से होता है और कितना समय लगता है इसके इलाज में? इसके इलाज में बेसिकली अभी जस्ट बताया आपको कि ये प्रारंभिक अवस्था में यदि इसका पता चल गया, जिसमें छोटे सिस्ट हैं, बिल्कुल छोटे छोटे सिस्ट हैं, तो ये लगभग दवाई से ही ठीक हो जाते हैं, टेबलेट से ठीक हो जाता है। एल्बेंडाजॉल की टेबलेट होती है, उसको लेना होता है डॉक्टर की निगरानी में। यदि सिस्ट थोड़े से बड़े हैं, लीवर में हैं, तो आजकल एक टेक्निक आई है, पेयर टेक्निक बोलते हैं, उसमें सीधा जो सिस्ट है उसके अंदर इंजेक्शन से स्कोलोसाइडल का इंजेक्शन देते हैं और उसके पानी को खींच लेते हैं। तो ये भी लगभग 70-80% केस में सक्सेसफुल है। अभी इसमें नहीं हुआ सक्सेस तो फिर ऑपरेशन करके सिस्ट को निकालना पड़ता है। और सबसे बड़ी दिक्कत इस है ऑपरेशन के बाद ये दिक्कत है कि ये फिर से हो सकता है, तो इसके लिए प्रॉपर जो एंटी हेलमेंथिक जो दवाई दी जाती है उसको कंटिन्यू किया जाता है, जिससे कि और दूसरे अंगों में ये सिस्ट ना हो। जी, ये ट्रीटमेंट कितने दिनों चलता है डॉक्टर साहब? ये लगभग डिपेंड करता है कि कितना बड़ा था सिस्ट। लगभग हम लोग यदि बड़ा सा सिस्ट है लंग से निकाले तो हम कम से कम 1.5 से 2 साल के लिए एल्बेंडाजॉल की टेबलेट देते हैं। जी, अभी जो आपने ऑपरेशन किया है रायपुर में, और 23 साल की काफ़ी यंग लेडी वो, बिल्कुल। तो कितने सिस्ट उसमें थे और आमतौर पे इसमें मतलब जनरली ऐसे ही बन जाते हैं, संख्या अधिक होती है? बेसिकली सिस्ट ऐसे ही होते हैं,
लेकिन इस बार जो अभी हमने ऑपरेट किया था, मैंने भी अपनी लाइफ में इतने सारे सिस्ट इंटैक्ट कंडीशन में पहली बार देखा, इसलिए बहुत ही यूनिक लगा। और ये सिस्ट इतने बड़े हो गए थे कि ये जो हुआ तो बाएं फेफड़े में था, लेकिन बाएं फेफड़े और हार्ट को इतना पुश कर चुका था कि राइट साइड में ऐसा लग रहा था कि जो उस मरीज का जो हार्ट है वो राइट साइड में आ गया है, जिसको हम लोग डेस्ट्रोकार्डिया बोलते हैं, बट था नहीं। और ये सिस्ट में सबसे बड़ी ख़तरनाक चीज़ ये होती है कि सिस्ट यदि अंदर ही अंदर रप्चर होता है तो इसके अंदर जो फ्लूइड निकलता है वो फ्लूइड बहुत ही घातक होता है। इससे एनाफाइलेक्सिस होती है, जैसे ना कोई इंजेक्शन से किसी को रिएक्शन होता है जैसे पेनिसिलिन वगैरह की, इस टाइप की कंडीशन आती है और कई बार आदमी की मृत्यु हो जाती है। ये है जी। तो इसमें जैसे आपने कहा कि चांसेस सफल होने के इसमें 80% से ज़्यादा रहते हैं, और बहुत कम केसेस में ये होता है कि ऑपरेशन आपका फेल होता है, सर्जरी आपकी फेल होती है। लेकिन ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि वो क्या ज़रूरी मैसेज है दरअसल, ख़ास तौर पर जब हम अपने पालतू पशुओं को घर में रखते हैं या बाहर के भी कोई जो संपर्क में ना आए हो, ये हमें पता नहीं होता। तो और आजकल फैशन भी है डॉक्टर साहब ये कि है ना, डॉग्स और पेट को अपने घर में रखना और उसे खूब प्यार करना, उसे अपने साथ डाइनिंग टेबल पे भी बैठाना, बेड पे भी बैठाना, सोफे पर भी बैठाना, तो वो कहीं ना कहीं फिर घर के सभी सदस्यों को संक्रमित कर सकता है। तो एक मैसेज जो हम चाहते हैं आपके माध्यम से मेरे दर्शकों को, कम से कम या जो भी पेट घर में रखा हो उनको किन किन नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए? बिल्कुल। पहला तो ये है कि मैं ये नहीं बोलना चाहता कि ये कुत्ता पालना बंद कर दें, है ना, ये बिल्कुल अब जारी रखिए, बट थोड़ी सावधानी से। सबसे पहले आप अपने पालतू कुत्ते का डीवर्मिंग करवा लीजिए, बीच बीच में उनको पेट जो डॉक्टर होते हैं उनके पास ले जाइए, डीवर्मिंग होगा तो उसके जब डॉग के इंटेस्टाइन में ही कृमि नहीं होगी तो फिर फैलने का चांस बहुत ही कम हो जाएगा। ये पहला। दूसरा, जैसे कि कोई आसपास के घरेलू गलियों के कुत्ते हैं, तो जब भी आप उसके संपर्क में रहें या कभी खेलते हैं, हमको पता नहीं रहता कि उसको कभी उसको दवाई खाया हो, खाता भी नहीं, कहाँ से खाएगा घरेलू मतलब गली में जो पाले रहते कुत्ते, तो उसके संपर्क में आने के बाद अब प्रॉपर हाथ धोइए और उसके बाद ही आप किसी को छूइए। और घर में यदि कोई ऐसा कोई पालतू कुत्ता है जिसको इस टाइप की दवाई नहीं मिली है तो आप थोड़ा सा उनसे दूरी बनाए रखें, यही मैसेज है। और एक चीज़ है कि ये इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही रेयर बीमारी है, लेकिन लोगों को सोचना पड़ता है। कोई कभी तक किसी ने सोचा नहीं होगा कि कुत्तों से भी ऐसी बीमारी होती है। कोई जब देखेंगे, जब जो दिमाग जो देखता है वही सोचता है, ये कहावत है। जी बिल्कुल। तो साफ़ सफाई अपनी और आपके घर में जो भी पेट है उसकी भी रखनी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा यदि हम बात करें उम्र की, तो क्या कोई विशेष उम्र में जाकर ही ज़्यादा बढ़ जाती है डॉक्टर साहब, या जो छोटे बच्चे हैं वो जनरली पेट के पास यदि घर में है तो ज़्यादा खेलते हैं, बचपन से ही चूंकि वो घर में है तो उनके साथ उनकी दोस्ती हो जाती है बहुत जल्दी, और कहते हैं कि कहीं ना कहीं एक वो जानवर ही क्यों ना, उसमें कई बार जो फीलिंग्स हैं वो एक इंसान से ज़्यादा होती है। तो ये इसका इलाज तब संभव है यदि 5, 6, 7 साल 8 साल के बच्चे को हो जाता है, किसी छोटे बच्चे को वो भी संक्रमित हो सकता है और उससे भी इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है? बिल्कुल। इसमें कोई एज की सीमा नहीं है। ये छोटे से छोटे बच्चे का भी हमने हाइडेटिस सिस्ट निकाला है और बड़े से बड़े 65 साल के व्यक्ति का भी हाइडेटिस सिस्ट निकाला है। ये डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन किस स्टेज में हुआ और उसकी इम्यूनिटी कैसी है, बस। और सभी में इलाज सभी में संभव है आज के समय में। जी, इलाज सभी में संभव है आज के समय, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि आप प्रिकॉशंस लें, यही हमारी कोशिश है। डॉक्टर साहब, इसका इलाज क्या एक बार सर्जरी के बाद ही बस आपको जाना होता है, या प्रॉपर ट्रीटमेंट की जो प्रक्रिया होती है वो कितने दिनों की होती है? नहीं, एक बार सबसे पहले सस्पिशन होती है कि हाँ इसको हाइडेटिस हो सकता है लंग में, वो हम लोग या तो सोनोग्राफी से या फिर एक्सरे से, और हम लोग जब चेस्ट में इन्फेक्शन होता है तब CT स्कैन से पता चल जाता है कि इसको है। टिपिकल जो फाइंडिंग होती है ना CT स्कैन, उससे समझ आ जाता है कि हाइडेटिस सिस्ट है। फिर उसको क्लियर करते हैं बायोकेमिस्ट्री टेस्ट से, तो वो लगभग श्योर हो जाते हैं कि हाइडेटिस सिस्ट है। उसके बाद फिर ऑपरेशन में प्लान करते हैं। ऑपरेशन के पहले हम लोग कम से कम मरीज को जो एंटी हेलमेंथिक जो टेबलेट है वो 15 दिन खिलाते हैं, क्योंकि लगता है कि यदि ऑपरेशन के समय जरा सा भी फ्लूइड दूसरे अंगों में गया तो वहाँ पे भी हाइडेटिस सिस्ट हो जाता है। तो ऑपरेशन करने के बाद लगभग 8 से 10 दिन हॉस्पिटल में होना होता है। उसके बाद जैसे मरीज छुट्टी होती है हॉस्पिटल से, तो इनको रेगुलर फॉलोअप में आना होता है।
हम 15 दिन में, फिर 1 महीने में, फिर हर 6-6 महीने में बुलाते हैं। कहीं दूसरे अंगों में और तो नहीं हो रहा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि एक बार एक अंग को आपने ऑपरेशन कर दिया तो दूसरे अंग भी ठीक हो गए। कई बार ऐसा होता है कि दूसरे अंग में भी जो अंडे पड़े रहते हैं वो डॉर्मेंट में रहते हैं और अचानक वो उभर आते हैं। तो इसीलिए ऑपरेशन के बाद भी जो कृमिनाशक जो टेबलेट है एल्बेंडाजॉल, उसको हम 1.5 से 2 साल तक कंटिन्यू करते हैं। जी डॉक्टर साहब, जो आपने बताया कि लिवर में, लंग्स में, आंतों में, मस्तिष्क में जब ये फैलता है, इसके बाद इससे जुड़ी कोई दूसरी गंभीर बीमारी भी हो सकती है या इसके कारण किसी और रोग की चपेट में भी आ सकते हैं? बेसिकली जैसे फेफड़े में हो गया, तो कई बार इस सिस्ट के साथ साथ जब अंदर में रप्चर हो जाता है तो एनाफाइलेक्सिस हो जाती है। एनाफाइलेक्सिस मतलब अचानक रिएक्शन, तो उससे आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। कई बार ये अंदर ही अंदर रप्चर होता है तो अंदर में पूरा पस बन जाता है, इन्फेक्शन, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है या फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो उस केस में ये पूरा फेफड़ा ख़राब हो जाता है, तब ऑपरेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं होता जब ख़राब हो जाता है तब। अब जैसे अब मस्तिष्क में हुआ तो मस्तिष्क जो भाग इस सिस्ट ने ऑक्यूपाई किया, मतलब जिसको इसने डिस्ट्रॉय किया, वो वाला भाग काम नहीं करेगा। बार बार हो सकता है इपिलेप्सी आए, बार बार झटके आ सकते हैं, उसके कारण सिर दर्द रहेगा, ये सब हो सकता है। जी ये आपने बताया कि ये तो जब डॉक्टर चेक करेंगे तब उनको पता चलेगा बिल्कुल, अंदर बिल्कुल। क्या है, लेकिन क्या शरीर में ऊपरी, जो शरीर की ऊपरी सतह है, जो स्किन है, उस पर भी कुछ ऐसा आपको अलग से दिखने लगे जिसके बाद आपको समझना चाहिए कि न सिर्फ आपको सांस लेने में तकलीफ, इसके साथ यदि ये तकलीफ है तो आप जो है हाइटेटेड के शिकार हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल स्किन के ऊपर इसका कोई असर नहीं आता। ये बीमारी बहुत ही साइलेंट रहता है ना। जब सिस्ट बहुत छोटा होता है, बहुत ही साइलेंट रहता है, पता ही नहीं चलता। और जब किसी कारण से यदि व्यक्ति सोनोग्राफी करवा रहा है पेट का, तो अचानक पता चलता है इसको लीवर में सिस्ट है। कई बार फेफड़े का एक्सरे होता है किसी दूसरी बीमारी के लिए, कि तब पता चलता है कि इसको सिस्ट है। कई बार ऐसे ही मरीज मिले हुए हैं जो कि एक्सीडेंटल इनको फाइंडिंग मिली हुई है। ऐसे स्किन में लक्षण नहीं आते। डॉक्टर साहब, इस केस के आने के बाद रायपुर में जब 23 साल की एक महिला का इलाज हुआ, सर्जरी हुई, अब वो स्वस्थ है पूरी तरीके से। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि एक बार सर्जरी के बाद भी इसकी आशंका बनी रहती है, तो आपको सतर्क रहना बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, लेकिन इस बीमारी के बारे में पहले ज़्यादा बातचीत नहीं हुई है, लोग जागरूक नहीं हैं। हमारी एक कोशिश है INH 24/7 की कि इस प्रोग्राम के माध्यम से, INH सेहत, इसके माध्यम से हम लोगों को जागरूक करें, खासतौर पर इसके बारे में बात करें। हमने एक प्रयास किया है, लेकिन क्या कोई सरकार की तरफ से भी कोई ऐसे प्रयास होने चाहिए? आप इसकी आवश्यकता महसूस करते हैं या चल रहे हैं कुछ कैंपेन इसके लिए, या आगे भविष्य में ऐसी योजनाएं हैं? वो मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि कई लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है और जागरूकता लाना बहुत ज़रूरी है। लोग कृमि का मतलब सिर्फ वो कृमि समझते हैं जो छोटे छोटे बच्चों को होता है और जिससे एनीमिया होती है, कुपोषण होता है। ये भी उसी टाइप का ही कृमि है, बट ये इसका इन्फेक्शन अलग जगह होता है। ये सिर्फ इंटेस्टाइन में न रह के फेफड़े, लीवर सबको ख़राब करता है। तो जो सरकार द्वारा जो कार्यक्रम चलते हैं, डीवर्मिंग प्रोग्राम बच्चों का, वो इसमें भी काम आता है बहुत, और बहुत हद तक ये बच्चों को हाइडेटिस से बचा लेता है और सरकार द्वारा चल ही रहे हैं। बट हाइडेटिस के नाम से अभी कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं चल रहा है। नहीं, लेकिन ये तो बच्चों में चलता है ना कि कृमि को नष्ट करना है, तो बिल्कुल। उनको पिलाया जाता है। लेकिन बड़ों को, जैसे ये महिला भी थी, या कई लोगों को ऐसा यदि होता होगा, तो जाहिर तौर पे उनको तो जानकारी काफ़ी लेट लगती है। बिल्कुल। तो इसमें एक जागरूकता फैलाने वाले कार्यक्रम को शुरुआत करने की, कैंपेन करने की आवश्यकता महसूस करते हैं? बिल्कुल होनी चाहिए सब में, क्योंकि इसमें बिल्कुल छोटी सी टेबलेट खानी है एल्बेंडाजॉल, बहुत ही सस्ती दवाई है वो। यदि ऐसा कैंपेन और कार्यक्रम चले और जो लोगों को जागरूक हो, तो ये बीमारी बहुत हद तक कम हो सकती है। डॉक्टर साहब, किसी के घर में पेट नहीं है मान लीजिए, और वो इस तरह से स्ट्रीट डॉग्स के संपर्क में भी नहीं आता है, ये संभावनाएं उसमें बहुत कम होगी। लेकिन यदि वो किसी ऐसे शख्स के साथ रहता है जिसके यहाँ पेट है, वो खाना लाता है, उसके साथ खाना शेयर करता है, या उसके साथ बैठता उठता है, उन्हें भी संक्रमण के चांसेस होते हैं? बिल्कुल बहुत चांस है। अभी तक बहुत सारे जो मरीज मिले हैं जिनको ऑपरेट किया मैं, वो ऐसे हैं, वो बोलते हैं कि हमारे घर कुत्ते भी नहीं हैं, हम कुत्ते से खेलते भी नहीं हैं, फिर मेरे को बीमारी क्यों हुआ। ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है। तब उनको समझाना पड़ता है कि आप ज़रूरी नहीं कि कुत्ते के संपर्क में आए, कुत्ता जहाँ जहाँ पे बैठा होगा, जहाँ जहाँ उनके मल से जो एग्स निकले होंगे हाइडेटिड के, वो आपके हाथ में चिपकने के बाद फिर आपके खाना में आया, तब आपको ये इस स्थिति से फैला हुआ ये बीमारी। जी बिल्कुल।
अभी बारिश के समय में तो जो अपने डॉग्स होते हैं उनके बहुत ज़्यादा बाल झड़ते भी हैं बिल्कुल। और वो खाने में भी पहुंचते हैं, तो इसके लिए एहतियात बरतना बेहद ज़रूरी है बिल्कुल। कि ये वक्त होता है जब उनके बाल झड़ते हैं, तो आप लोगों को अपने घर में साफ़ सफाई और खाना बनाते सब विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, वैसे भी कोरोना के बाद से तो हम सब अपने हाथों को धोने से लेकर अपनी साफ़ सफाई घर में और अपने शारीरिक रूप से बहुत अवेयर हुए हैं। लेकिन अब इस प्रोग्राम के बाद मुझे लगता है कि आपको और ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। बिल्कुल। नफरत नहीं करनी है डॉग से, उनको प्यार करना है, लेकिन प्यार करते वक्त सतर्कता रखनी है और संवेदनाओं के साथ साथ सतर्कता रहेगी तो डॉग भी बचे रहेंगे और आप भी बचे रहेंगे इस तरह की किसी भी डिजीज़ से। डॉक्टर साहब, चलते चलते एक ज़रूरी मैसेज, या मैं कहूँ कि लोग कुछ होते हैं वो ओवर ही पॉजिटिव होते हैं अपने पेट के प्रति कि इतनी बार उसको नहलाना, इतनी सफाई करनी है और इतना ध्यान रखना है। कुछ होते हैं जो बिल्कुल लापरवाह होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के लिए एक मैसेज मैं आपसे ज़रूर चाहूँगी कि, और साथ ही साथ वो नियम कि नहीं आप हफ्ते में 1 बार नहलाइए, 2 बार नहलाइए, कम से कम इतना कीजिए, प्यार कीजिए, उनको बेड पर बिठाइए तब क्या कीजिए, या उनको नीचे ही रखिए। एक जो कहना चाहिए गाइडलाइंस हैं वो क्या हैं? कोई पर्टिकुलर गाइडलाइन तो नहीं है। आप डॉग पाल सकते हैं, बहुत प्यार से रखिए जैसे रखना है, और बच्चों की तरह रखिए, उतना ही प्यार दीजिए, बट समय समय में उनका डिवर्मिंग कराते रहें। एक पेट जो पेट डॉक्टर होते हैं उनको बिल्कुल प्रॉपर कंसल्टेशन लें। और कभी भी जैसे कि आपका संपर्क कोई स्ट्रे डॉग से होता है तो आप उस समय बिल्कुल सावधानी रखें, बिल्कुल उसके पास न चिपकें, क्योंकि आपको उनके हेल्थ स्टेटस का नहीं पता रहता। बट घर के जो डॉग हैं उनसे आप खेल सकते हैं और घर के फैमिली के जैसे रह सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ है सफाई का ध्यान रखें। बिल्कुल आप सफाई का ध्यान रखेंगे, जब कुत्ते के खेलते समय आप मास्क लगाएंगे तो आप बहुत कुछ हद तक बच सकते हैं। तो बहुत हद तक बच सकते हैं, बचाना ही हमारी इस INH सेहत की उम्मीद रहती है कि आप हर तरह की बीमारियों से बचे रहें। इसलिए हर बार हर नए एपिसोड में हम कोशिश करते हैं एक नए विषय के साथ आपके साथ आने के लिए, आपको इस बारे में जागरूक करने के लिए, अवेयर करने के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कृष्णकांत जी आपका आने के लिए, वक्त हमें देने के लिए, और इतनी महत्वपूर्ण बीमारी के बारे में जिसके बारे में शायद पहले बहुत कम लोगों ने सुना होगा, उनसे इस बारे में जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ INH सेहत में मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।